और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के फ़ौजी अदालत में ट्रायल से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस जगह पे इस फ़ौजी ट्रायल के हवाले से इंकिशाफ़ किया गया और क्या इंकिशाफ़ किया गया। और दूसरी ख़बर, मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर और आयशा सैफ के माबैन जो तलाक़ की ख़बर चल रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इस तलाक़ की वजह क्या है, ये तलाक़ क्यों हुई है। यानी अभी तकरीबन कोई 2 साल का अरसा गुज़रा है जोड़े के माबैन और बात तलाक़ तक जा पहुंची। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनमें से कुछ की हेडलाइंस भी थंबनेल पे मौजूद हैं। तो पहली ख़बर से हम आगाज़ करेंगे और नुक्ता नाज़रीन वही होगा जिस नुक्ते पर हमने अपने प्रीवियस वीलॉग में इख्तिताम किया था। और वो नुक्ता था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत चल रही थी। अब इसी समाअत के दौरान ख़ान साहब के फ़ौजी अदालत में ट्रायल के हवाले से भी एक नुक्ता अदालत के सामने रखा गया और वो एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था। जैसे कि प्रीवियस वीलॉग में आपको ये बताया कि इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए थे और उनके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, प्रोसिक्यूशन टीम के सरबरा, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया था। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर दलाइल देने लगे और इमरान ख़ान साहब के वकील के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये वाज़े कर दिया सलमान सफदर साहब को मुखातब करते हुए कि जनाब, अब जितना वक्त आपने ज़मानत की दरख्वास्त को आर्गू करने के लिए लिया है, अब उतना वक्त इंसाफ का तकाजा है कि प्रोसिक्यूशन साइड को भी दिया जाए। यानी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है तो प्रोसिक्यूशन को भी अपना भरपूर मौका मिलना चाहिए अपना केस अदालत के सामने रिप्रेजेंट करने का। लेकिन वो मौका जो है वो आपको दिए गए टाइम से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। एक तो उन्होंने कहा कि जो सलमान सफदर साहब कहते हैं कि पुराने कानून में तरमीम करके ये ट्रायल शुरू किया जा रहा है, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुराना कानून भी हो तो क्या पुराने कानून को ये कह के मतरूक कर दिया जाए कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको 1960 में, नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है, सुनने की है, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील कह रहा है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको 1960 में, 2013 में से 18 तक नहीं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, या अप्रैल 2021-22 से लेके ये अपने जब कौमी असम्बली को तहलील किया गया, इस मुद्दत के दौरान नहीं बल्कि 1960 में इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो है आर्मी एक्ट का हिस्सा बना दिया गया। और आगे वो इंकिशाफ करते हैं, अगर वो चाहें तो आर्मी अदालत में ट्रायल हो सकता है इमरान खान साहब का, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल चले, लेकिन अगर वो चाहें, यानी आर्मी एक्ट चाहे या आर्मी चाहे, तो इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जो है प्रोसिक्यूटर की तरफ से कमरा अदालत में ओपन कोर्ट में किया गया कि ये जो केस है ये तो हम खसूसी अदालत में चला रहे हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी चाहे तो ये फ़ौजी अदालत में भी ट्रायल हो सकता है। इसके आगे नाजरीन, आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा प्रोसिक्यूटर से, क्या ये जो सदर आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, गवर्नर आते हैं, क्या सारी ज़िंदगी ये जो इनके पास राज होते हैं इनको जाहिर नहीं कर सकते? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है, ये क्लासीफाइड चीज़ें होती हैं, इसको आप नहीं डी क्लासीफाइड करके इन राजों को आप इंकिशाफ या इसको एक्सपोज नहीं कर सकते। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने एक और सवाल पूछा कि ये जो यहाँ पे बात की जा रही है कि साइफ़र जो है, क्या इस साइफ़र के साथ, यानी जो चालान दाखिल किया गया है, इसके साथ आपने चालान की कॉपी भी चालान के साथ लगाई है, यानी साइफ़र को चालान के साथ अटैच किया है? वैसे ये बड़े भोलेपन वाला सवाल था आमिर फ़ारूक वाला। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चालान के साथ गवाहों के बयानात लगाए गए हैं, कोई साइफ़र कोडेड फॉर्म में या डी कोडेड फॉर्म में नहीं लगाया गया। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इस क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को कोई डी क्लासीफाइड भी नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम खबर दी, बड़ा अहम इंकिशाफ किया कि ये जो कहा जाता है कि साइफ़र को डी क्लासीफाइड किया गया था, आज तक ये साइफ़र डी क्लासीफाइड नहीं हुआ।
अब मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ दोस्त कह रहे थे कि मैं इमरान खान साहब की लीगल टीम को डिसग्रेस कर रहा हूं, तो ये हकाइक के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन साइड अदालत के सामने एक रिकॉर्ड रख रही है, डॉक्यूमेंट रख रही है कि ये साइफर डी क्लासीफाइड नहीं हुआ, तो खान साहब के वकला ये आर्गूमेंट फिर क्यों ले रहे हैं, अपना केस या आर्गूमेंट लेके क्यों ख़राब कर रहे हैं कि साइफर को डी क्लासीफाइड किया था। अब अगर उसका सबूत मांगे तो फिर रिकॉर्ड के ऊपर तो वही चीज़ आएगी कि डी क्लासीफाइड नहीं किया गया, फिर डॉक्यूमेंट तो वही आएगा ना। तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और फिर जज साहब ने वक्त ज़्यादा होने की बिना पे, यानी 4:30 बज चुके थे, केस की समाअत को पीर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब का एक और भी केस है, वो था जो गैर शरई निकाह का केस, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने आज जज साहब के 3 सवालों का, गलबन 3 या 2 सवालों का जवाब देना था। 2 सवाल मुझे याद हैं। एक जवाब ये था कि अगर खामद बीबी को तलाक दे दे और उस तलाक की इद्दत के दौरान अगर खामद का इंतकाल हो जाए तो क्या बीवी विरासत का मुतालबा कर सकती है, इस सवाल का जवाब देना था। और दूसरा सवाल ये था कि अगर एक शख्स की 4 शादियां हों और 4 शादियों में से एक बीवी अगर इंतकाल कर जाए या उसको आप वो तलाक दे देता है, तो उस तलाक की इद्दत के दौरान क्या वो शौहर तलाक कर सकता है, मतलब वो चौथी शादी कर सकता है। ये बड़ा अहम सवाल था। तो इन सवालों का जवाब देना था। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए, लेकिन दूसरी तरफ से मरवत साहब को जिन्होंने जवाब देने थे वो पेश नहीं हुए। और फिर वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर इस मुकदमे की समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया, और शेर अफजल मरवत साहब को हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत पर सवालों के जवाब के साथ इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी मरवत साहब ने दलाइल देना है, और केस 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। अब आ जाते हैं नाजरीन जो तलाक की खबर है। नाज़रीन, ये खबर पहले तो सोशल मीडिया पे चली और अब नेशनल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पर भी इस खबर को जो है वो ऑन एयर किया गया है। जियो न्यूज़ पे तो मैंने देखी है, उनकी वेबसाइट पे, कि मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर, जिनका अगस्त 2021 में गलबन जो तारीखें चल रही हैं, वो निकाह हुआ था सैफुर-रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ, और फिर नवंबर 2021 में इस शादी के हवाले से पाकिस्तान में तकरीबात हुई थी। निकाह पहले वो लंदन में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में दिसंबर में इसकी तकरीबात और रुखसती की तकरीबात जो हैं वो नवंबर 2021 में रखी गई थी। और उसमें आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ की भी एक वीडियो वायरल हुई थी और जुनैद सफदर की भी एक गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुई थी। मरियम नवाज़ की जो वीडियो थी वो मतलब उसके ऊपर ये कमेंट्स किए जा रहे थे कि जो सास है वो बहू से ज़्यादा खूबसूरत और जवान लग रही है, इस तरह उस पर कमेंट्स किए गए थे। तो आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई जिसकी जुनैद सफदर ने खुद तस्दीक की है कि दोनों के माबैन जो है वो तलाक का सूट जो है वो फाइल कर दिया गया है। और इस पे जुनैद सफदर ने तस्दीक की है कि हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमारी तलाक जो है वो फाइल हो चुकी है। अब जुनैद सफदर ने क्या कहा है और ये तलाक क्यों हुई है ये बाद में बताते रहे। पहले जुनैद सफदर क्या कहते हैं, दिस इज़ इंटायरली प्राइवेट मैटर, और हम भी इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि निजी मामला है। वो भी कह रहे हैं, आई रिक्वेस्टेड द मीडिया टू रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, हमारी जो निजी ज़िंदगी है, जो प्राइवेसी है, उसका एहतराम करें। द पॉलिटिशियन सन, मतलब जुनैद सफदर ने कहा, आई होप विद दिस डिसीजन वी फाइंड आवर पीस, इंशाल्लाह मतलब हम अमन को पा लेंगे इस डिसीजन के साथ। आई विल स्पीक नो फर्दर ऑन दिस मैटर, इस मामले पे मज़ीद जो है मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो पीस का लफ्ज़ है वह बता रहा है कि लड़ाई झगड़ा गलबन कुछ चलता रहा। आई विश हर वेल, मैं उसके लिए नेक ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। और आगे उन्होंने कहा कि सून आफ्टर द अनाउंसमेंट जुनैद सफदर रिमूव ऑल दिस पिक्चर विद हिज फार्मर वाइफ ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे तमाम जो तस्वीर थी आयशा साहब के साथ उनको जो है वो रिमूव कर दिया। अब इससे मुतल्लिक हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथी हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया, ये खबरें नेशनल मीडिया पे चलने के बाद, सोशल मीडिया पे चलने के बाद, कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, यानी ये तवक्को थी जब से शादी हुई थी कि इस शादी का नतीजा यही निकलेगा। और उसने कहा कि आई डोंट वांट टू, हमारे इस दोस्त ने ग्रुप में लिखा कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। थॉट विद द फैमिली, यानी जो फैमिली के ख्यालात थे उसकी वजह से गालिबन ये मामला जो है वो इस लेवल तक, इस नहज तक पहुंचा है। लेकिन बहरहाल
जुनैद सफदर साहब ने क्योंकि लिखा है, हम इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारी जो अगली ख़बर है, जो एतजाज़ अहसन साहब और अलीमा खान साहब की साहबा की वायरल वीडियो से मुतल्लिक। वैसे नाज़रीन मेरे पास 3 खबरें और भी हैं, लेकिन उसमें 3 एंकर से मुतल्लिक ख़बर है, बल्कि 4 एंकर से मुतल्लिक ख़बर है। उन्हें लाखों करोड़ों रुपए की 4 एंकर्स को ऑफर्स की गई है, पेशकश की गई है, लेकिन ये बड़ी डिटेल में बताने वाली खबर है। लेकिन एक एंकर की खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं इन चारों एंकर्स को छोड़ के, बल्कि वो एंकर नहीं तजियाकार हैं, राना अजीम साहब, जिनके साथ हमने मतलब 92 न्यूज़ में हम साथ तो नहीं थे, वो लाहौर में और मैं इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करता था, और वो अपना 5 बजे के प्रोग्राम में तजिया दिया करते थे, 6 बजे के 7 बजे के प्रोग्राम में, 5 बजे या 6 बजे के प्रोग्राम में, 6 बजे तो बुलेटिन होता है, 5 बजे के प्रोग्राम में। तो उन्हें आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है बिजली चोरी का, और कहा गया है कि इससे ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है, और उनके खिलाफ जो FIR का इंदराज हुआ है उस पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कहा गया कि ये जो आज़ादी राय की आज़ादी है उसका गला घोंटा गया है। तो एक ये खबर होगी। बाकी जो बड़े बड़े करोड़ों लाखों रुपए की पेशकश हुई है उसमें से बल्कि 5वां जो साफ़ी है, 4 को पेशकश की, 5वें ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो आ जाते हैं जो वीडियो वायरल्स हुई हैं। पहले तो एतजाज़ अहसन साहब की बात कर लेते हैं नाज़रीन। एतजाज़ अहसन साहब, पहले तो उनका एक क्लिप वायरल हुआ था लाहौर में, जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं इशफाक साहब के साथ, उनसे पूछा गया कि आप खान साहब के केसेस में क्यों नहीं जाते। तो एतजाज़ साहब ने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, तो इसलिए ये टेंशन वाले केसेस हैं, तो मैं ये केसेस इमरान खान साहब पे नहीं लड़ रहा। लेकिन इस क्लिप के वायरल होने के बाद आज एतजाज़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और ख़ान साहब की ज़मानत के केस की समाअत की अदालती कार्रवाई थी, मतलब अदालती कार्रवाई थी। तो उस कार्रवाई के बाद जब केस एडजर्न किया गया आइंदा हफ्ते पीर तक, तो एतजाज़ अहसन से मीडिया ने कुछ सवालात किए। अब सारे सवालात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जो सवाल थे उससे आप ये अंदाज़ा करें कि एतजाज़ अहसन साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, इनको मज़ीद सेहत दे। अब इसका जवाब क्या देते हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि पहले तो PM का अख्तियार है कि कितना ये जो साइफ़र था इसको क्लासीफाइड करना है, कितना क्लासीफाइड नहीं करना, ये PM का अख्तियार है। अब एतजाज़ साहब से पूछे कि वो इमरान खान साहब तो ये काम करके ही नहीं गए थे, अगर उनका अख्तियार था तो करके जाते, डिक्लासीफाइड करके जाते, वो तो खान साहब ने किया नहीं, आज अदालत में बता दिया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो खान साहब का केस में ताख़ीर की जा रही है, इसका मकसद ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ के आने से कबल सज़ा देना है। यानी एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का केस इसलिए डिले हो रहा है कि नवाज शरीफ जिसने 21 अक्टूबर को वापस आना है, उसकी वापसी से पहले इमरान खान को कन्विक्ट करना है। अब ये जो बात एतजाज़ अहसन साहब ने की, तोशा खाना की सज़ा तो सस्पेंड हो चुकी है, खान साहब रिहा भी हो चुके हैं, अब तो नए केस की कन्विक्शन की बात है ना। तो नया केस तो साइफ़र है। अब साइफ़र केस में इमरान खान साहब पे 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म लगनी है, और वो भी मशरूत है हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को आप निकाल भी दें, अगर 17 को फ़र्द जुर्म लग भी जाए तो क्या 4 दिनों में ये केस कंक्लूड हो जाएगा? नाज़रीन, सवाल ही पैदा नहीं होता। और एतजाज़ अहसन तो कानूनदान हैं, मैं तो रिपोर्टर हूँ ना, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ, ट्रायल कोर्ट में भी नीचे चला जाता हूँ अहम केसेस को कवर करने के लिए। 4 दिनों में फ़र्द जुर्म 17 को लगे तो 4 दिनों में केस कंक्लूड नहीं होगा, इसको वक्त लगेगा, 2, 3, 4 हफ्ते लगेंगे। तो ये एतजाज़ अहसन साहब से पूछें कि आप किसके लिए ऐसे दावे करते हैं जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। 17 को फ़र्द जुर्म लगे तो गवाह बुलाए जाएंगे, रिकॉर्ड के ऊपर वो सबूत लाए जाएंगे, गवाह आके बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, खान साहब के वकला उनके साथ जिरा करेंगे। 3-3, 4-4, 5-5 दिन तो इमरान खान साहब के वकला ने जिरा पे लगाने हैं एक एक गवाह के ऊपर। अब इतने गवाह हैं, 27-28 बयानात हैं, चलें एक एक दिन भी लगाएं, या एक एक दिन में आप 3-3 गवाह भी करें तब भी 10-12 दिन लग जाएंगे, उसमें छुट्टियां भी आनी हैं। ये पता नहीं एतजाज़ अहसन साहब किस ख्यालात में थे, कह रहे थे कि 21 अक्टूबर से पहले सज़ा हो जाएगी। अब अलीमा खान साहबा की बात करते हैं। अच्छा, एतजाज़ साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को कन्विक्ट करके नवाज शरीफ वापस आएगा तो उसको कहा जाएगा कि ये लें, ये आपका प्लेइंग फील्ड है, यानी ये आपका खेलने का मैदान है, खाली हो गया, खान साहब को कन्विक्ट कर दिया।
यानी लोगों को झूठ बताना, उनके जहनों में कानों में झूठ भरना, ज़िंदगी के ऐसे हिस्से में कि जब खुदा को याद करना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह के दावे, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। आगे सुने अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं। 5 मिनट और 45 सेकंड का इनका क्लिप है। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर खान साहब कन्विक्ट हो गए और उनको सज़ा हो गई, इलेक्शन हुए, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ये अलीमा खान साहब ने आज वीडियो में कह दिया है हाई कोर्ट के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए। अच्छा, वैसे जो बाहर मीडिया खड़ा होता है वो भी हमें पता है कि ज़्यादातर वो यूट्यूबर, फेसबुक के सहाफ़ी होते हैं। सवाल एक पूछा कि खान साहब के ये सज़ा जो है वो नहीं हो रही, मतलब केस का फ़ैसला नहीं हो रहा, ज़मानत की दरख्वास्त को एजेंट करना चाहते हैं, क्या नवाज शरीफ के आने से पहले सज़ा देने का इरादा है? ओ भाई, बेल पटिशन पे समाअत हो रही है, मेन केस अभी नीचे डिसाइड नहीं हुआ। एतजाज़ हसन वाली बात सुन के ये सहाफ़ी वही सवाल जो है वो अलीमा खान साहब से कर रहे थे। अलीमा खान साहब ने भी बड़ा एक अजीब किस्म की बात निकाली कि ये तो राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया है, ये तो बिलावल जरदारी को करना चाहिए था, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिस का केस है, साइफर का केस है। अब अलीमा खान साहबा से पूछे, आप हकाइक तो आवाम को सही बताएं। मतलब इस केस में जो मुद्दई है वो एफआई है, लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह मुद्दई है। राना सनाउल्लाह तो घर जा बैठा है, वजारत छोड़ के, कौमी असम्बली छोड़ के, और फिर कहती हैं कि इसमें सारा मामला जो है वो डोनाल्ड लू और यूएसए का है, यानी अमेरिका का, डोनाल्ड लू का और ये जनरल बाजवा का मामला है, ये इसको बचाना चाहते हैं। और भाई, अगर ये अमेरिका को बचाना चाहते होते, डोनाल्ड लू को बचाना चाहते होते, तो पहले तो अपने पार्टी के लोगों से पूछें कि उनकी नाश्ते की टेबल पे बैठ के फिर खाने क्यों चबा रहे थे, खाने क्यों दबा रहे थे। 3 पार्टी के लोग गए थे ना साइफर के ज़रिए। अगर अमेरिका ने खान साहब को निकाला था तो अली जफ़र, रऊफ़ हसन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करने गए थे उनके घर पे? खान साहब ने क्यों कहा था इट्स बिहाइंड मी, मूव फॉरवर्ड। और फिर कहती हैं कि प्रोपोगंडा किया गया अलीमा खान साहबा के, खान साहब की सेहत के बारे में कि उनको दिल का आर्जा है, ऐसा है वैसा है। फैसल वाडा की किसी ट्वीट पोस्ट का जिक्र किया। अब फैसल वाडा साहब ने क्लियर कर दिया था कि ये झूठा बयान मुझसे मनसूब किया गया है, मैंने कोई खान साहब के दिल के आर्जे के हवाले से कोई बयान दिया नहीं। लेकिन अलीमा खान साहबा आज वही जो झूठा प्रोपोगंडा था उसको मज़ीद आगे प्रोपोगेट कर रही थी। और फिर इनका एक और प्रोपोगंडा कि खान साहब बीमार हो गए हैं, जेल में उनकी हालत देखने के लायक नहीं, सेहत गिर गई है, डोले खान साहब के कमज़ोर पड़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। आज अलीमा खान साहबा कह रही हैं खान साहब की सेहत तो बहुत अच्छी है, हमें बड़े अशाश विशास नज़र आते हैं, लोग झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। भाई, आप ही प्रोपोगंडा कर रहे थे, अब आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि खान साहब की सेहत ठीक है। पहला प्रोपोगंडा ठीक है या दूसरा प्रोपोगंडा सही है? तमाम के बयानात निकाल के देखें और आप देखने वाले फैसला कर लें कि कौन क्या प्रोपोगंडा करता है, लोगों ने किया या आपने खुद किया। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।